तो बच्चों आज हम क्लास 10th के कक्षा 10 के हिंदी माध्यम वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इनके लिए वीडियो बहुत ही अच्छी कारगर होने वाली है, क्योंकि ये हम पूरा A to Z पूरी बुक ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट का नाम है हमारा वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज मतलब उनके अभ्यास करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, सबको जान लेना चाहिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं, बहुत ही संक्षेप में मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? जो एक से संख्या से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे ही ये अनंत का साइन दिया हुआ है। इस तरीके का साइन कैसा होता है? अनंत। ठीक है, तो ये एक से स्टार्ट हो से जितनी भी संख्याएं होंगी वो हमारी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। और इसकी शुरुआत एक से शुरू होती है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख दिया। इसकी शुरुआत किससे होती है? एक नंबर से शुरू होती है। तीसरा पॉइंट है, यह धनात्मक संख्या होती है। और जब इधर ये हमारी ये संख्या बढ़ती जाएगी तो ये धनात्मक मतलब ये हमेशा प्लस रहेंगी। ठीक है, इसका संख्या हमेशा धनात्मक रहेगी, प्लस। इनके आगे कुछ नहीं साइन होता है, कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता है, उनके आगे प्लस का चिन्ह होता ही है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जैसा कि हमने अभी पढ़ा, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या किससे स्टार्ट होती हैं? जी हाँ, एक से। 1 2 3 4 5। और पूर्ण संख्याएं होती हैं वो होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती है। मतलब प्राकृतिक संख्या के पहले सिर्फ 0 लगा देना है, और फिर हमारे 0 से स्टार्ट होती हुई जितनी भी संख्या होंगी वो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये शुरुआत किससे होती है? 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 से इसकी शुरुआत होती है, और यह भी धनात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब इसमें मेन अंतर क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती हैं, और पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं जो वो 0 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या 0 से शुरुआत होती है। अब हम जान लेते हैं पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं, देखिए ये एक हमने संख्याएं लिखी हैं। ये देखिए यहाँ से आप देख रहे होंगे 0 1 2 3 4 5, ये हमारी क्या आ रही है? पूर्ण संख्याएं हो रही हैं। ठीक है, अगर जो 0 हटा दो तो 1 से ये हमारी प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। इतनी है नहीं, इतनी ये हमारी प्राकृतिक संख्या हो रही है, और ये हमारे यहाँ पूर्ण संख्या हो रही हैं। और 0 से इधर संख्याएं जो लिखी हुई ये हमारी ऋणात्मक में है, मतलब माइनस में है। -1 -2 -3 -4 -5, इसी तरीके से संख्याएं बढ़ती जाएंगी। तो इससे हमें क्या पता चला कि पूर्णांक संख्याएं में धनात्मक भी होता है, 0 से शुरुआत होती है, और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। और पूर्णांक संख्याएं ये हमने जान ली, धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक, मतलब माइनस का चिन्ह उनके में लगा होता है। ये माइनस का चिन्ह बोला जाता है, मतलब ऋणात्मक, और ये धनात्मक। ठीक है, ये धनात्मक हो गया और ये ऋणात्मक का चिन्ह हो गया। तो ये पहला पॉइंट में क्या लिखा है? यह धनात्मक व ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक, अगले अब पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है शून्य। अब ये देखिए प्रश्न आ जाता है, शून्य कैसा, ये धनात्मक है कि ऋणात्मक संख्या है? तो शून्य हमेशा जान लीजिए, ना तो ये धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। आपके प्रश्न में अगर जिस तरीके से पूछा जाए शून्य कैसी संख्या है, तो ये ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। ठीक है, आगे हम जान लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती हैं? ये हमने क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, मगर फिर भी जान लेते हैं। वे ऐसे पूर्णांक जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके और q 0 के बराबर ना हो, वो क्या होती हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, p/q मतलब ये हमारा एक तरीके का भिन्न होता है। भिन्न में क्या चीज़ें होती हैं? एक होता है अंश ऊपर, और नीचे क्या होता है?
हर, तो ये P/Q के रूप में हो, मतलब अंश और हर के रूप में लिखी हो, वो हमारी परिमेय संख्या होती हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे लिखा है 3/4, ये भी परिमेय संख्या है। अच्छा, पूर्णांक देखिए यहाँ पे लिखा है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रूरी चीज़, ये पूर्णांक लिखा है। पूर्णांक हमारे क्या है, ये धनात्मक भी और ऋणात्मक दोनों होते हैं, और जीरो भी होता है। तो इसका मतलब क्या, जितने भी पूर्णांक हम लिखेंगे वो हमारी सब क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। तो ये 3/4 देखिए धनात्मक है, इसके अंश भी है, हर भी है। ऋणात्मक है 3/4, इसमें अंश है, हर है 7/2 -7/2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जीरो लिखा है। अगर जो आपके सामने कहीं पे जीरो लिखा है तो आपसे ये पूछा जाए कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो ये परिमेय संख्या भी है, क्योंकि हर ये अंश में तो है, और हर में कोई संख्या नहीं होती, वहाँ पे एक होता ही है, अपने स्वयं से होता है। ठीक है, तो ये एक परिमेय संख्या भी है, और कायदे से देखा जाए तो ये हमारी पूर्ण संख्या भी है, और पूर्णांक भी है, और परिमेय संख्या भी है। अच्छा, अगर जो यहाँ पे ये हो जाता, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 4/5 - 5, तो ये हल होने पर कितना आ रहा है, 5 - 5 बराबर 0। तो ये अगर जो 0 आ गया यहाँ पे, तब ये हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, मगर अगर जो ये सिर्फ 4 लिखा हुआ है और इसके नीचे कुछ नहीं दिया है, तो अपने आप स्वयं से 1 होता ही है। ठीक है, अगर जो यहाँ पे भी 1 होता है, मगर 1 की गुणा कर देंगे तो 1 0 0 हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। और ये यहीं पे अगर जो 4 खाली लिखा है, खाली यहाँ पे 4 लिखा है, तो इसका मतलब ये 1 है इसके नीचे, इसके मतलब ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने ये जान लिया कि परिमेय संख्या भिन्न के रूप में भी होती हैं और दशमलव के रूप में, जैसे 3/5 लिखा है, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हल करेंगे, सरल कर देंगे, तो ये हमारा 10 हुआ, और 5 दूनी 10, 5 सते 35, तो 7/2 ये हमारी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमने जान लिया परिमेय संख्या। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, ऐसे पूर्णांक जिन्हें P/Q के रूप में ना लिख सकें, और P और Q कभी शून्य ना हो। ठीक है, मतलब ये बटे में नहीं लिखे जा सकते हैं, मगर ये P और Q कभी शून्य नहीं होंगे। जैसे ये हमारा वर्गमूल का चिन्ह बोला जाता है, हमने पढ़ा है पहले से, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये वर्गमूल जैसे 7 लिखा है, तो ये इसका हल नहीं है कोई भी, तो इसका ये मतलब क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। √13 लिखा है, तो ये हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। √11 लिखा है, मतलब ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमने क्या जान लिया, अपरिमेय संख्या। अच्छा, अब हम जान लेते हैं दशमलव निरूपण। ये हमारे अभ्यास में प्रश्न इस तरीके के आएंगे, तो हमें जान लेना जरूरी है कि 2 तरीके के दशमलव निरूपण होते हैं, शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है, जो संख्या पूरी तरह कट जाए उसे हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव। जैसे यहाँ पे देखिए 4/5 लिखा है, तो हमने देखा कि ये इससे तो नहीं कटेगा, मगर हमने ये जब भाग दिया 5 को 4 से, तो यहाँ दशमलव पहले लगाया, दशमलव, तो दशमलव के लगाया, तो यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, तो 5 8 40, तो देख रहे हैं 40 के बाद में ये पूरा कट गया हमारा, तो ये 0.8 आया। तो ये मतलब पूरा जो संख्या कट जाए तो वो हमारी क्या हो गई, शांत दशमलव। फिर जैसे यहाँ पे देखिए 32.4, इसको 4 से भाग दिया तो 8.1 आ गया, तो ये भी हमारा शांत हो गया, शांत दशमलव। 45/10 से भाग देंगे तो 4.5, ये भी शांत दशमलव आ गया। ठीक है, अब अशांत दशमलव जान लेते हैं। अशांत दशमलव जो संख्याएं पूरी तरह से ना कटें, जैसे कोई संख्या होती हैं दशमलव के बाद में ये बार संख्या वही आती रहती हैं। ठीक है, ये इनका कोई अंत ही नहीं है, वो बार यही संख्या आती रहेंगी, 3 2 3 2 3 2, तो ये इन्फिनिटी यही चलती रहेंगी, बार यही रिपीट होती रहे, आवर्ती होती रहेंगी।
तो इसका सीधे सीधे उत्तर क्या लिख देते हैं, 17.32 और इसके ऊपर बार का चिन्ह लगा देते हैं, मतलब ये बार बार आवृत्ति हो रही है इसकी। तो ये हमारी संख्या क्या हो जाती है, अशांत दशमलव। जैसे यहाँ पे देखिए 3.4532 इतनी एक बार रिपीट हो गया पूरा, फिर यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे देखिए आवृत्ति हुई इनकी, आवृत्ति मतलब बार बार वही संख्या आना। तो 4532 4532, तो जब जब बार बार ये चीज़ें आने लगती हैं तो वो चीज़ पूरी पूरी नहीं कट रही संख्या, तो इसका मतलब वो क्या हो जाती है, अशांत दशमलव। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट नोट है यहाँ पे जो आपको बहुत ज़रूरी है जानना बेसिक से, भिन्न सदैव धनात्मक होता है। अच्छा, हम यहाँ पे देख लेते हैं भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर क्या होता है। भिन्न हमेशा क्या होता है, धनात्मक हो सकता है, और जबकि परिमेय संख्या धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। ये अंतर हो गया भिन्न और परिमेय संख्या। कभी किसी ने पूछ लिया जैसे आपसे कि भिन्न और परिमेय संख्या में अंतर क्या होता है, तो भिन्न हमेशा धनात्मक रहता है। धनात्मक जैसे 3/2 लिखा है तो ये सिर्फ हमेशा प्लस में होगा, तो ये भिन्न भी है परिमेय भी है। मगर अगर जो लिखा है यहाँ पे 3/2 तो ये भिन्न नहीं है, ये सिर्फ परिमेय संख्या है। ठीक है, उस समय भिन्न हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, अच्छा अब एक और पॉइंट जान लेते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नोट है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जब होता है शांत अशांत आवृत्ति होता है। परिमेय संख्या का शांत अशांत मतलब दोनों आवृत्ति हो सकती है, शांत भी हो सकता है दशमलव और मतलब पूरी तरीके से कट भी जाएगा, और अशांत भी हो सकता है जो मतलब पूरी तरीके से ना कटे। तथा एक अपरिमेय संख्या दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होती है। अपरिमेय संख्या कैसी होती है, जो बार बार जो कटती नहीं है ना, जिसकी आवृत्ति बार बार होती रहती है, तो वो अपरिमेय संख्या में अशांत दशमलव आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सम संख्याएं क्या होती, जैसे हम लोग को पता है सम संख्या जो दो संख्या से कट जाती हो, मतलब जिसको भाग देने से दो से पूरा पूरा कट जाए। जैसे 2 दूनी 4, 2 चक्कू 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सती 14, ये पूरी पूरी 2 से कट रही हैं, तो ये सम संख्या हो गई। विषम संख्या क्या होती हैं, जो 2 से ना कटे। जैसे 2 से 2 के पहाड़े में 3 आता है, नहीं। 9 आता है, नहीं। 15 नहीं, 21 नहीं, 27 नहीं, मतलब 2 से नहीं, जो नहीं कटेगी वो हमारी क्या होती है, विषम संख्याएं होती। अच्छा, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं अब जान लेते हैं। तो अभाज्य संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे नहीं जानते हैं इनको, और जानने का फिर प्रयास भी नहीं करते हैं, वो आगे पढ़ जाते हैं कि हाँ कोई होगी संख्या, मगर जान लेते हैं। अभाज्य संख्या होती है वो संख्या जो स्वयं से भी कट जाती हैं और एक से कटती हैं। ठीक है, वो हमारी अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 बोली जाती है। ठीक है, 2 को अगर जो 2 किसी पहाड़े में आता है, नहीं आता, तो सिर्फ 2 अपने स्वयं से कट रहा है, 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, और 2 एक से कट रहा है, 1 एकम 1, 1 दूनी 2। ठीक, जो स्वयं से कटे, जैसे 7 लिखा है तो 7 को हम स्वयं से काट सकते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, और 1 से भी कट सकता है, 1 एकम 1, 1 सती 7, तो इसका 7 उत्तर आ गया। तो जो स्वयं से कटे और 1 से कटे वो हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या। इसमें नोट क्या लिखा है, एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो एक ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो एक संख्या है ये वाली, तो वो अभाज्य है कि भाज्य है। तो ये ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है। ठीक है, अब अच्छा भाज्य क्या होता है ये भी हम जान लेते हैं अपनी आगे वाली वीडियो में। अब हम पूरा शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे, हमने अभी तक पूरा क्या पढ़ा है, इसी में हम भाज्य संख्या भी जान लेंगे, जो वास्तविक संख्याएं का पाठ का नाम है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं बताइए चलिए। तो जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसी तरीके से आगे। सम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से कट जाती हैं, जैसे 2 4 8 10 12,
इसी तरीके से आगे विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो 2 से नहीं कटती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 11, ठीक है, 9। ये विषम संख्याएं होती हैं जो 2 से ना कटे। पूर्णांक क्या होती हैं? संख्या जो धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी, जैसे 0, 1, 2, 3 ये धनात्मक में चली गई। ऋणात्मक में मतलब -1, -2, -3, ठीक है। इसी तरीके से और भी होती हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं जान लेते हैं। भाज्य संख्याएं वह होती हैं जो स्वयं से और एक से जो कटती ही हैं, मगर वो दूसरी संख्याओं से भी कट जाती हैं। जैसे 4 लिखा हमने, देखो तो 4 ये हमारा 2 से भी कट रहा है, स्वयं से तो कटेगा, एक से भी कटेगा, मगर देखो 2 से भी कट रहा है, 2 दूनी 4। जैसे यहाँ पे लिखा 6, तो देखो 6 स्वयं से भी कट रहा है, एक से भी कट रहा है, मगर और अन्य संख्याओं से भी कट रहा है। जैसे 2 तियाँ 6, या फिर 3 दूनी 6, तो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी। तो भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो स्वयं और एक से भी अन्य संख्याओं से भी कट जाती हैं, वो हमारी क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्या हमें पता है। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जो स्वयं से कटती हैं या फिर एक से कटती हैं, ठीक है, वो हमारी क्या हो जाती हैं? अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सह अभाज्य संख्या जो ऐसी अभाज्य संख्या, जैसे अभाज्य संख्या हमारी कौन सी आ गई? जो स्वयं से कटती हैं और एक से कटती हैं। तो जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी थी बताइए? 2 थी। तो 2 और हमारी 3, ये हमारी क्या हो गई? अभाज्य संख्या। सहअभाज्य हमें जानना है क्या होती है। तो 2 और 3 इन दोनों का एचसीएफ मतलब मासा कितना एक आएगा, तो ये हमारी क्या हो जाती है? सहअभाज्य संख्या। हाँ, सहअभाज्य मतलब जो ऐसी संख्या जो इससे भी कट रही, इससे भी कट रही। तो हाँ, एक संख्या ऐसी है जो 1 दूनी 2, 1 तियाँ 3, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 1। तो इसका मतलब सहअभाज्य संख्या ये संख्या है। और कौन सी संख्या हो सकती है? अभाज्य संख्या ही 2 देखनी है ना। तो 2 अभाज्य संख्या, जैसे 3 और 7, ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये 7 और 11 ये अभाज्य संख्या हो गई। इन दोनों इन सब का एचसीएफ क्या होगा? 1 आएगा। तो ये हमारी सहभाज्य संख्या हो गई। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? हमने जानते हैं, जो P/Q के रूप में हो, और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं हो सकती हैं। इसमें पूर्णांक होते हैं, ठीक है। और Q जो नीचे वाला जो हर है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे 0 नहीं हो सकता है। तो हमारी संख्या जैसे धनात्मक हो गई 1, 2, 3, ये हमारी, इनके नीचे हर में 1 है जो हमें दिखाई नहीं देगा, वो माना जाता है कि 1 होता ही है, ठीक। तो ये हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या। इसमें अंश भी है और हर भी है। इसी तरीके से 0 संख्या है, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। इसी तरीके से ऋणात्मक संख्या 1, 5, 3 माइनस में रख दो, तो ये भी 2 लिखा है, जैसे -3/2 ये भी परिमेय संख्या है। -5/7 ये भी परिमेय संख्या है। जैसे लिख दिया 1.5, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या है। इसको हल करेंगे तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 3/2 ये परिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? जो P/Q के रूप में, और जैसे वर्गमूल के अंदर जो भी संख्याएं होती है वो हमारी परिमेय संख्या। जैसे √7 लिखा, जैसे इसका हल नहीं है, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गई। √11, अंडर मतलब वर्गमूल 11, वर्गमूल 13, ये हमारी परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं जान लेते हैं। वास्तविक संख्याएं हमारी जितनी भी ये संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो वास्तविक संख्याएं में जैसे √4, √11, √16, ठीक है, या फिर 16, ये हमारी सब क्या होगी? वास्तविक संख्या। और अवास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं
ये एक ही चीज़ होती है। तो अवास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, जो हमारी ऋणात्मक में रहती हैं, वो भी कटती नहीं है। जैसे अंडर रूट में वर्गमूल में -6, ठीक है, वर्गमूल में -7, तो ये हमारी क्या हो गई, काल्पनिक संख्या है, इनका कोई मान इसमें नहीं निकलता, तो ये हमारी क्या हो गई, काल्पनिक संख्या है, अवास्तविक संख्या है। ठीक है, यहाँ पे हमने, तो चलिए अब हम जान लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जो हमारे अभ्यास, पहले अभ्यास में इसका सूत्र का इस्तेमाल किया गया है। तो सूत्र हमारा क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे a हमारा क्या है, भाज्य है, b हमारा क्या है, भाजक है, q क्या है, हमारा भागफल है, और r हमारा क्या है, शेषफल है। ठीक है, तो फिर अब हम इसको प्रैक्टिकली तौर पे देखें, जो हम बहुत छोटे पर से पढ़ते आ रहे हैं, भाग जिसको करना आता है तो वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से उस प्रश्न को हल कर पाएगा। ठीक है, जैसे 2 से हम भाग दे रहे हैं, यहाँ पे लिखा है 9, तो हम छोटे पर से पढ़ते आ रहे हैं कि 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा है, कि 9 से बराबर रहे या फिर ज़्यादा ना जाए या फिर उससे कम रहे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 चौकू 8 किया, तो इसका शेषफल कितने का आ गया, 9 में से 8 गया 1। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है जो ये हमारा, अच्छा हम यहाँ पे भी जान लेते हैं, यहाँ पे 2 क्या है, तो ये देखिए 2 जो यहाँ पर क्या है, और ये 9 क्या है, 4 क्या है, 1 क्या है, तो ये हम तो जानते हैं ये क्या होता है, शेषफल। ठीक, ये हमारा क्या होगा, भागफल। ये हमारा क्या होता है, जो अंदर है ये भाग के, इसको बोलते हैं भाज्य। 2 हमारी क्या संख्या है, भाजक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो शेषफल है, जो r है, ये हमारा जो दिखाया है, भागफल q है, और भाज्य हमारा a है, और ये b है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान करिएगा, बहुत ही अच्छे से बताने जा रहा हूँ मैं। जो r है, ठीक है, जो r है, जो हमेशा शेषफल जो आता है, या तो कभी यहाँ पे देखो 0 आ जाता है, जैसे यहाँ पे 8 होता तो 2 चक्कू 8 करते तो 0 आता घटाते, या फिर 1 आता। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या पता चल गया, जो r होगा या तो 0 से बड़ा होगा, किससे, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, 1 आया तो 0 से बड़ा है, या फिर 0 के बराबर होगा। ठीक, और यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, जो r जो होता है, यहाँ पे b क्या है, 2, b हमेशा r से बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि हम जब इसे भाग देंगे तो ये हमेशा इससे बड़ा होगा। तो ये बहुत बच्चे ये चीज़ नहीं जान पाते, ये कैसे समझ में कहाँ से आया। ठीक, तो देखिए ये यहीं से, r हमेशा 0 रहेगा। जैसे यहाँ पे 2 से हम अगर जो 8 को भाग देंगे, तो 2 चक्कू 8 किया, तो यहाँ पे कितना आ गया, कुछ नहीं, तो 0 आया, 8 में से 8 गया 0। तो देखो या तो 0 रहेगा या 0 से बड़ा होगा, मतलब 1 आएगा, तो 0 से बड़ा r होता है या फिर 1 आएगा। b हमेशा जो ये भाजक होगा वो ऐसे बड़ा होगा। तो हमने यूक्लिड डिवीज़न मेथड, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय, हम इसी से प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ जान लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, आगे हम अपनी अभ्यास को शुरू करेंगे।